नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया गया है, तो वो एक क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5154 ऑफ 2024 का है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का ये एक केस है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जो कि फ्राइडे को 10 मई 2024 को आया था। तो आइए हम इस ऑर्डर के कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे, किस ग्राउंड्स पे यहाँ पर अपीलेंट को इंटरिम बेल है वो प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर आइए पैराग्राफिकली चलते हैं इस ऑर्डर पे ऊपर। तो पहला जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें बताया गया है कि जो अपीलेंट है वो उन्होंने अपील थी वो चैलेंज की थी ऑर्डर और जजमेंट जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया था और हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें ये अपहोल्ड कर दिया गया था। मीन्स जो ट्रायल कोर्ट ने जो वर्जन दिया था वही हाई कोर्ट ने भी वो वर्जन दिया था, जिसमें अपहोल्ड कर दिया था अरेस्ट को, जो अरेस्ट की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट द्वारा 21/3/2024 को, मीन्स 21 मई 2024 को अपीलेंट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो अपीलेंट पहले ट्रायल कोर्ट में गए थे, वहां पर जो उनकी जो रिलीफ थी वो नहीं प्रोवाइड की गई थी, और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में गए थे, वहां पर भी इनकी जो अरेस्ट को अपहोल्ड कर दिया था। मीन्स जो फैसला था डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का वो सही जो है वो ठहराया था हाई कोर्ट द्वारा था। अब उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन जो है उसके थ्रू चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 में बताया है कि कई लीगल प्लीज हैं और इश्यूज थे जो कि रेज किए गए थे, जो कि स्कोप भी है और वायलेशन जो हो रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। मीन्स याचिका जो अपीलेंट एक याचिका करता है, उन्होंने यहाँ पर कई लीगल इश्यूज उठाए थे, जिसमें एक सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो वायलेशन हो रहा है वो भी एक इशू है। अब यहाँ पर कहा कोर्ट ने कहा कि हमने काउंसिल जो अपेयर हुए थे अपीलेंट के और डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के, उसको काफी लेंस में सुना और हियरिंग कंक्लूड, और यहाँ पर डिसीजन का जो है वो समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। अब यहाँ पर कोर्ट ने आगे बताया कि जो प्रोलॉन्गेशन प्रोसीडिंग्स जो काफी लंबी चल रही हैं, तो हियरिंग जो हुई थी 3 मई 2024 को हुई थी, और हमने पार्टीज को नोटिस में पार्टीज को नोटिस दिया था, और कोर्ट ने एग्जामिन भी किया था क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बेल और रिलीज का। अब इस क्वेश्चन जो था सेट किया गया था जो हियरिंग के बाद कि इंटरिम बेल है वो प्रोवाइड की जाए कि नहीं की जाए। तो अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दोनों पक्षों के सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने अपना एक जो है वो निर्णय दिया, वो ऑब्जर्वेशन दी थी, वो पैराग्राफिकली बताई गई है। तो पहला बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने अपना एक केस था वो रजिस्टर्ड किया, ये फैक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, और जो कि 22 अगस्त 2022 को एक रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेडिकेट ऑफेंसेस थे जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दिए गए थे ऑन 17 अगस्त 2022 को इन आरसी नंबर 100 अंडर सेक्शन 120B, जिसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, अंडर सेक्शन 477 ऑफ इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था। और फिर उसके बाद आरसी थी वो रजिस्टर्ड हुई थी। जो कंप्लेंट थी वो 20/7/2022 को दी गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जो स्टेट के हैं, मीन्स एनसीटी ऑफ दिल्ली के हैं, और डायरेक्शंस जो दी गई थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि कन्वेट की गई थी डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री, कन्वेट बाय डायरेक्टर, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कन्वे किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फिर इन्वेस्टिगेशन जो थी जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की, वो उससे एक फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी वो बनाई गई थी 26 नवंबर 2022 को। स्पेशल कोर्ट ने कॉजनेंस लिया गया था 20 दिसंबर 2022 को। फिर उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स थी वो फाइल किए थे, और सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल की थी, जिसमें
2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स भी थी, लेकिन अभी चार्जेस जो हैं वो फ्रेम्ड नहीं हुए हैं। और इस स्टेज पे कोर्ट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करें और फाइनली जजमेंट को प्रोनाउंस करें। और लेकिन कुछ इंटरवीनिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉम्प्ट किया जाता है कि वो हम कंसिडर करें और जो प्रेजेंट ऑर्डर जो है वो पास करें, जो जिसमें एक नेमली 18वीं लोकसभा की जनरल इलेक्शंस चल रही हैं जो कि प्रोग्रेस में है। तो प्रेजेंट जो ऑफिस आज में बताया कि जो अपील जो की पेंडिंग है हमारे मीन्स सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो अभी यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम ये ठीक नहीं होगा कि हम अपीलेंट को डायरेक्शन दें कि वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाएं और इंटरिम बेल के लिए मीन्स जो अपनी रिलीफ मांगे या रिलीज के लिए मांगे। तो ये भी कहा कि ये लीगल इशू नहीं है। रिव्यू और जो कंटेंशंस जो है वो अभी हमने एग्जामिन किया और कंसिडर्ड है हमारे समक्ष में। अब कोर्ट ने आगे फिर कहा कि ये कोई गेनसेइंग नहीं है कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो एक बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मेरे कोर्ट ने कहा इट्स नॉट गेनसेइंग कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो लोकसभा की वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है और इम्पॉर्टेंट है इस साल में जो हो रही हैं। तो एक नेशनल इलेक्शंस है और जिसमें से 650 से लेकर 700 मिलियन वोटर्स हैं, मींस 65 करोड़ से 70 करोड़ जो वोटर्स हैं वो इलेक्टोरेट जो अपना कास्ट करेंगे, जिसमें 970 मिलियंस हैं, मींस 97 जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जिसमें से 650 से लेकर 700 मिलियन वोटर्स हैं, मींस 65 से 70 करोड़ जो है वोटर्स देंगे, अपना वोट देंगे, जो अपनी सरकार जो है इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो चूज करेंगे अगले 5 सालों के लिए। और जनरल इलेक्शंस जो है वो एक सप्लाई द वाइवा टू द डेमोक्रेसी। और यहाँ पर बताया कि एक क्रॉस डिग्रीज इंपॉर्टेंस ये है कि हम इस आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हैं जो कि प्रोसिक्यूशन द्वारा दिए गए हैं कि जो इंटरिम बेल जो रिलीज कर देना तो वे एक प्रीमियम मिलेगा, जो पॉलिटिशियंस को प्रीमियम मिलेगा, तो जो कि एक बेनिफिशियल पोजीशंस में होते हैं और ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री के मुकाबले एक बेनिफिशियल पोजीशंस में होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इसको जो आर्गुमेंट रेज किया गया था प्रोसिक्यूशन का वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का प्रोसिक्यूशन ने ये अपना आर्गुमेंट दिया था कि अगर ऐसे में बेल दे दिया जाएगा तो एक पॉलिटिशियन जो होंगे वो एक बेनिफिशियल पोजीशंस में होंगे ऑर्डिनरी सिटीजन के। अब यहाँ पर क्वेश्चन को एग्जामिन किया इंटरिम बेल को, कोर्ट्स ने कहा कि हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि जो पेक्युलरिटीज एसोसिएटेड होती हैं पर्सन के साथ जो क्वेश्चन में होती है और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को भी देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसे समझते हैं कि ये इंक्यूटियस है और रॉन्ग है। तो अब सम केस लॉ जो थे उस पर भी हमने कोर्ट ने रेफर किया जिसमें इंटरिम बेल और रिलीज के लिए कोर्ट के पास पावर होती है जो कि एक्सरसाइज करती है कोर्ट रूटीनली, इवन बाय द ट्रायल कोर्ट्स भी जो है वो रूटीनली एक्सरसाइज करती है। तो अब पहली जजमेंट थी एक मुकेश किशन पुरिया की जजमेंट थी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। तो ये जजमेंट आई थी, तो इसमें माननीय कोर्ट ने कहा था कि जो पावर जो है कोर्ट के पास पावर होती है रेगुलर बेल की, जिसमें इंटरिम बेल की भी पावर होती है, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है दी जा सकती है। और एक सुनील फुलचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की थी जजमेंट आई थी। तो ये जजमेंट जो थी ये 2000 के 3 SCC 409 का बताया हुआ है, जो ऑब्जर्व करती थी कि जो पैरोल देना एक तरह का टेम्पररी रिलीज है वो सरकार द्वारा दी जा सकती है, और जिसमें डिटेंटिव्स जो हैं अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के तहत जो है वो पैरोल गवर्नमेंट दे सकती है, जिसमें टेम्पररी रिलीज कर देते हैं जो इन एक्ट्स के अंदर अगर जो रजिस्टर्ड होते हैं। और हाई कोर्ट्स के पास भी पावर होती है, वो भी टेम्पररी रिलीज जो है डिटेंशन को स्पेसिफिक रीजंस के तहत जब लगे कि अगर जो भी रिक्वेस्ट होती है इसमें डिटेंटिव की वो अनजस्टिफाइड रिजेक्ट कर देती है अथॉरिटीज, तो कोर्ट के पास पावर होती है वो भी देती है। तो लेकिन यहाँ पे बताया कि जो टेम्पररी रिलीज जो है डिटेंटिव की देने की वो तभी एक्सरसाइज की जाती है जब कोई एक्सट्रीम और डिजर्विंग केसों में ही एक्सरसाइज की जा सकती है। तो एक और जजमेंट आई थी दादू आलियास तुलसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। तो इसमें भी कोर्ट में बताया था कि जो सेक्शन 32 ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स एक्ट 1985 में प्रोहिबिट करता है अपीलेट कोर्ट को, किसी भी अपीलेट कोर्ट को, कि वो सेंटेंस को सस्पेंड कर दे, और जो कि कन्विक्ट को दी जाती है तो उसको अपीलेट कोर्ट की पावर नहीं होती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था इसका मतलब ये भी नहीं होता कि पावर जो अथॉरिटी की जो पावर होती है कि ग्रांट पैरोल देने की या फरलॉ देने की, तो जब
पर्सन जो है कन्विक्टेड हो जाए और सेंटेंस्ड हो जाए, तो अगर उसकी अपील भी डिसमिस्ड हो जाए, तो ऐसे में कहा कि अथॉरिटी के पास तब भी पावर होती है कि पैरोल देने की, अगर उसकी कोई अपील खारिज भी कर दी जाए तब भी वो अथॉरिटी पैरोल दे सकती है। अथार परवेज वर्सेस स्टेट की एक जजमेंट आई थी, और इसमें भी जो है एक मींस दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बेल थी वो दी थी, इंटरिम बेल दी थी, जिसमें एनडीपीएस के अंदर, एक्ट के अंदर जो मींस केस के अंदर वो इन्वॉल्व थे, और जिसमें उस जजमेंट में भी एक सिद्धाराम महात्रे की जजमेंट थी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, जिसमें कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट थी, गुरु बख्श सिंह सिब्या एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट, और सेंट्रल इनलाइन वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली एंड अदर्स की जजमेंट पर रिलाई किया था। उसके जो कंटेंट्स थे यहाँ पर ऑब्जर्व किए, यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए थे, और जिसमें आगे कोर्ट में पैरा नंबर 14 में कहा कि जो इंटरिम बेल की जो पावर है वो एक नंबर ऑफ केसेस में की जाती है, लेकिन इंटरिम बेल जो है हर केस के फैक्ट्स को देख के की जाती थी, कोई एक एक्सेप्शन नहीं होता। ये भी कोर्ट ने कहा ये भी केस कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो मींस हर फैक्ट्स को देख के दी जाती है। अब यहाँ पर बताया कि प्रोसिक्यूशन ने राइटली पॉइंट किया है कि जो अपीलेंट जो है वो 9 समन्स थे, नोटिस थे, वो इशू किए थे, उसके बाद भी अपीयर नहीं हुए थे, जो कि अक्टूबर 2023 से दिए जा रहे थे। ये एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि सेवरल अदर फैक्टर फेसेट्स भी हैं जो भी जिसको भी कंसीडर करना जरूरी है। पहली चीज ये बताई कि जो अपीलेंट है वो एक चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ के और साथ में बताया कि लीडर भी हैं नेशनल पार्टीज के, और सीरियस एक्यूजिशंस भी दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये वो कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, और उनके कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, और ना ही वो सोसाइटी के लिए कोई थ्रेट है। इन्वेस्टिगेशन जो है प्रेजेंट केस में पेंडिंग था अगस्त 2022 से, और जिसमें अपीलेंट को अरेस्ट किया गया, और एक अरेस्ट किया गया था 21 मार्च 2024 को। अब मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि लीगलिटी और वैलिडिटी ऑफ अरेस्ट था वो चैलेंज किया गया। अभी कोर्ट के अभी चैलेंज है, कोर्ट के समक्ष जो है वो पेंडिंग है, अभी उसको अभी प्रोनाउंस करना बाकी है, लेकिन फैक्ट सिचुएशन जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता विद द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स और प्लिया जो टू लुक आफ्टर द बिजनेस अफेयर्स। तो इसमें आपने कोर्ट ने कहा कि इस बैकग्राउंड पे जब मैटर सब्जुडाइज हो और क्वेश्चन रिलेट करते हो लीगलिटी ऑफ अरेस्ट को, जो कि अभी अंडर कंसिडरेशन में है, तो इस ऐसे में भी एक होलिस्टिक और लिबर्टेरियन व्यूज जो है वो अडॉप्ट करना एक जस्टिफाइड होगा। मींस होलिस्टिक और लिबर्टेरियन व्यू जो है वो लेना वो जस्टिफाइड होगा इन द बैकग्राउंड की 18 लोकसभा की जनरल इलेक्शन जो है वो अभी चल रही है। तो यहाँ पर जो जजमेंट्स थी वो जो डीओई ने दी थी जजमेंट्स, उस पर भी यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इस सारे आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट करते हैं। जो रीजनिंग जो रिकॉर्ड की गई थी पैराग्राफ नंबर 7, 8 और 14 में जो ऊपर की गई है, जिसकी वजह से बताया गया है कि रिजल्ट्स इन ग्रेट प्रिविलेज और स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है पॉलिटिशियंस को, इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हैं। 7, 8, 14 में सेवरल पेक्युलिटीज थी केस की, वो जो कि हमने यहाँ पर वेट की है। और एक जजमेंट आई थी सिब्बा शंकर दास अलियास पिंटू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स की। कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट किया था और डिलीट कर दी थी इस कंडीशन को जो इम्पोज की थी हाई कोर्ट द्वारा। इसमें कहा गया था कि अपीलेंट को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो कि इस कंडीशन को इम्पोज किया गया था, तो ऑर्डर ने होल्ड किया था कि इससे ब्रीच होंगे फंडामेंटल राइट्स के। तो ऐसे में कोई सच कंडीशन जो है कोर्ट को इम्पोज नहीं करनी चाहिए। एक कोऑर्डिनेट बेंच इस कोर्ट का माने सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें भी जजमेंट का रिलाई किया जो कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वैसी नारा चंद्रा बाबू नायडू की थी, जो जिसमें अपील स्टेट द्वारा फाइल की गई थी और इसमें इंटरिम ऑर्डर था उसको डिलीट कर दिया गया था। इस कंडीशन जो कि उस इंटरिम ऑर्डर में ये कंडीशन लगाई गई थी कि रिस्पॉन्डेंट को रिस्ट्रेन किया गया था कि वो किसी भी ऑर्गेनाइज या पब्लिक रैलीज पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और फिर उसको उसी बाद ही यहाँ पर परमिट कर दिया गया था। जजमेंट जो आई थी जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये पटिशन जो है स्पेशल लीव ऑफ अपील की अभी भी पेंडिंग है। तो इस कंडीशन पे देखते हुए, रीजंस को देखते हुए, हम अपीलेंट को इंटरिम बेल पे रिलीज करते हैं, जो कि इन कनेक्शन विद द केस नंबर सो एंड सो है, जो कि तब 1 जून 2024 तक हम इनको रिलीज करते हैं। और फिर कोर्ट ने आगे कहा कि वो सरेंडर करेंगे 2 जून 2024 को इन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पे। फॉलोइंग टर्म्स कंडीशन क्या थी कि वो एक बेल बॉन्ड है वो फर्निश करेंगे 50,000 के विद 1 श्योरिटी, जो कि सेम अमाउंट की होंगी लाइक द अमाउंट जो कि जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा दी जो सेम अमाउंट पे देंगे, और कोई भी वो विजिट नहीं करेंगे ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और
सेक्रेटरीट पे, और फिर वो अपनी स्टेटमेंट में बाउंड रहेंगे कि वो किसी भी ऑफिशियल फाइल्स पे साइन नहीं करेंगे जब तक की जरूरत ना हो, जिसमें क्लियरेंस अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा लेना जरूरी होगा, और ना ही वो कमेंट करेंगे अपने किसी रोल का, जो रोल जो है इस प्रेजेंट केस का, किसी भी कोर्ट मतलब किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करेंगे जो इस प्रेजेंट केस में है, और वो किसी भी विटनेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और किसी भी ऑफिशियल फाइल के साथ भी असेस करने नहीं करेंगे। और इंटरिम बेल जो है, कोर्ट ने कहा कि ये इंटरिम बेल जो दी गई है कोई एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं है, ना ही वो मेरिट्स की एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, मेरिट्स ऑफ केस या क्रिमिनल अपील जो कि अभी पेंडिंग है बिफोर अस। तो यहाँ पर फिर जजमेंट आई थी ये ऑर्डर आया था 10 मई 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।